नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। तो आज मैं लेकर हाजिर हूँ थर्ड यूनिट यानी कि थर्ड मॉड्यूल कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का। तो थर्ड मॉड्यूल जो है कंटेम्प्रेरी इशूज़ एंड कंसर्न 3.1 है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एंड यूनिवर्सल एक्सेस। यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन का मतलब क्या है? विद्यालय शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो देखते हैं सबसे पहले विद्यालय शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। सार्वभौमिक विद्यालय शिक्षा का मतलब है सभी बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार शिक्षा प्रदान करना। क्या है? सभी बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार शिक्षा प्रदान करना, चाहे वो किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को, चाहे वो कहीं से भी किसी भी समुदाय से आते हो। लक्ष्य क्या है? हर बच्चे को यूनिवर्सल ऑफ स्कूल एजुकेशन है। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक यानी कि सबके लिए। ठीक है, तो लक्ष्य क्या है? हर बच्चे को प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त हो, मतलब प्राथमिक लेवल का और माध्यमिक लेवल की एजुकेशन उनको मिले ताकि वो समग्र विकास कर सके। समग्र विकास का मतलब संपूर्ण विकास। ठीक है, और फिर दोबारा क्या कर सकें? समाज में योगदान दे सकें। जैसे फंडामेंटल राइट है तो ड्यूटीज़ भी हैं, कर्तव्य भी हैं। तो अगर उनका विकास होता है तो क्या होगा कि जैसे हम बोलते हैं फ्यूचर के लिए पूंजी तैयार कर रहे हैं। अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो वो हमारा फ्यूचर सिक्योर करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से वो समाज में योगदान दे सकें। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, आरटीई। आरटीई जो है इसका आरंभ हुआ था 2009 में। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 में लागू किया गया। इसके तहत क्या है? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको 6 से 18 वर्ष की शिक्षा का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया था। प्रमुख उद्देश्य क्या है इसमें? सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना। ठीक है, मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, शिक्षा में समानता सुनिश्चित करना, सबके साथ सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वालिटी मिले। शिक्षा में समानता सुनिश्चित करना मतलब सभी को इक्वालिटी का अवसर मिलना, खासकर जो भी कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा वो किया गया था। निजी स्कूलों में जो भी कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं या जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए 25% सीटें आरक्षित की गई थी। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एक्सेस यानी कि सार्वभौमिक पहुँच। तो आप मतलब सबकी पहुंच हो एजुकेशन में। सार्वभौमिक पहुंच का मतलब क्या है? ये सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों के लिए शिक्षा जो है या शिक्षा तक समान अवसर और पहुंच मिले, चाहे उनकी कोई भी जाति हो, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी मेल फीमेल ट्रांसजेंडर मेल फीमेल हो, सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, तो मतलब सबकी एक्सेस जो है वो सबको मिले एजुकेशन पे। इसमें समस्याएं क्या थी? ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में स्कूलों की बहुत ज़्यादा कमी होती थी। ग्रामीण इलाकों में स्कूलें नहीं होती थी। स्कूल तक पहुंच में विभिन्नताएं, खासकर आर्थिक रूप से कमज़ोर और विकलांग बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी क्योंकि स्कूल दूर होती थी। भेदभाव बहुत होता था, जहाँ लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें होती थी। 3.2 है इशूज़ ऑफ अ यूनिवर्सल इनरोलमेंट। बी जो है यूनिवर्सल रिटेंशन और सी है यूनिवर्सल लर्निंग। ठीक है, हिंदी इशूज़ ऑफ अ मतलब समस्याएं क्या हैं? यूनिवर्सल इनरोलमेंट का मतलब सार्वभौमिक नामांकन, यूनिवर्सल रिटेंशन सार्वभौमिक धारण, और यूनिवर्सल लर्निंग सार्वभौमिक लर्निंग बोल सकते हैं, अधिगम बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सार्वभौमिक नामांकन क्या है, यूनिवर्सल इनरोलमेंट क्या है। परिभाषा जो है इसका मतलब ये है कि सभी बच्चों को स्कूल में नामांकित किया जाए ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर सकें। मतलब सबका इनरोलमेंट हो, सभी का एडमिशन हो ताकि वो एजुकेशन ले सकें। अब इसमें समस्याएं क्या आती? तो सामाजिक आर्थिक असमानताएं आती हैं, जहाँ पर गरीब परिवार के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि उनको काम काज की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो मजदूरी करते थे। भौतिक दूरी बहुत ज़्यादा होती थी। ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में स्कूलों की कमी होती है, जिससे बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी कठिनाई होती थी। लिंग भेदभाव होता था, लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था क्योंकि उन्हें ये धारणाएं थी कि उन्हें घर के कामों में व्यस्त रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल रिटेंशन। यूनिवर्सल रिटेंशन जो है
इसमें सबसे पहले सार्वभौमिक बनाए रखना, तो इसमें इसका मतलब क्या है, बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना। जैसे बहुत बार क्या होता था, बच्चे इनरोल तो होते थे लेकिन वो ड्रॉप आउट हो जाते थे किसी ना किसी वजह से, वो स्कूल नहीं जाते, बहुत ज़्यादा दूरी होती थी या इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती थी। तो यहाँ पर ये किया गया कि यूनिवर्सल रिटेंशन किया जाए, मतलब अगर वो इनरोल हो रहे हैं तो उनका इनरोलमेंट बनाए रखें ताकि वो शिक्षा को ले सकें, कंटिन्यूअस ले सकें, ठीक है, जारी रख सकें। अब इसमें समस्याएं क्या आती थी, तो विद्यालयों को छोड़ना, बहुत बच्चे क्या करते थे, बीच में विद्यालयों को छोड़ देते थे। जैसे मैंने बताया कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती थी या पारिवारिक कारणों के चलते विद्यालय छोड़ देते थे। अवसर की कमी होती थी, शिक्षा के बाद अच्छी नौकरी नहीं मिलती थी, अवसर की कमी बच्चों को शिक्षा छोड़ने के लिए प्रेरित कर देती। मूलभूत सेवाओं का अभाव, जैसे स्कूलों में पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं, शिक्षकों की कमी। पर्याप्त संसाधन में हम ये ले सकते हैं कि जैसे टॉयलेट नहीं होती थी तो गर्ल्स को काफ़ी दिक्कत होती थी। शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं की कमी बच्चों को पढ़ाई जारी रखने से रोकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट है सार्वभौमिक अधिगम। सार्वभौमिक अधिगम में यूनिवर्सल लर्निंग जो है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका मतलब क्या है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए जो उनके समग्र विकास में सहायक हो, मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले जो उनका संपूर्ण विकास करता हो। अब इसमें समस्याएं क्या उत्पन्न होती थी, तो शिक्षा की जो गुणवत्ता होती थी वो कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी, पुराने पाठ्यक्रम और संसाधनों की कमी की वजह से बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल पाती थी। शिक्षा की क्वालिटी क्यों नहीं कंप्लीट हो पाती थी, क्योंकि या तो टीचर नहीं होते थे या जो पुराने पाठ्यक्रम होते थे या पुराने नोट्स होते थे उसी तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट है भाषाई और सांस्कृतिक विविधता। इसमें विभिन्न भाषा और संस्कृतियों में आने वाले बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री और विधियाँ अनुकूल नहीं होती थी। जैसे मतलब जिस भाषा में लेक्चर दिया जाता था या फिर लेक्चर डिलीवर किया जाता था वो भाषा बच्चों को समझ में नहीं आती थी या उनका कल्चर अलग होता था, तो भी एक तरीके की समस्या उत्पन्न होती थी। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे, जैसे विकलांग बच्चे, अन्य विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की कमी। पहले क्या होता था, इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं था तो काफ़ी दिक्कत होती थी, मतलब सभी डिसेबिलिटी वाले बच्चों को एक साथ बैठकर पढ़ने में। नेक्स्ट है 3.5 equal opportunity, meaning of equality and constitutional provision. Second है prevailing nature and forms of inequality including dominant and minorities of group and related issues. तो सबसे पहले इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कि शैक्षिक अवसर, समान शैक्षिक अवसर देख लेते हैं। तो समानता का अर्थ और संवैधानिक प्रावधान जो है, मीनिंग ऑफ इक्वालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जिसका अर्थ है समानता का अर्थ और संवैधानिक प्रावधान। तो समानता का अर्थ का मतलब क्या है, समानता का मतलब है कि सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर मिले, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक स्थिति हो उनकी। शिक्षा का मतलब है सभी बच्चों को समान शैक्षिक अवसर मिलना, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी, फुल्ली पार्टिसिपेशन मिलना बिना किसी भेदभाव के। तो इसमें संवैधानिक आर्टिकल दिए गए हैं। तो आर्टिकल 14 जो है, इसमें समानता का अधिकार सभी नागरिक को कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, ठीक है। आर्टिकल 15 जो है, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 21A है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये ड्यूटीज़ भी है और फंडामेंटल राइट भी है। आर्टिकल 46 है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों, पिछड़े वर्गों के बच्चों को शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करना, ठीक है। ये कुछ आर्टिकल है। नेक्स्ट है 2 जो है, प्रिवेलिंग नेचर एंड फॉर्म्स ऑफ इनक्वालिटी इंक्लूडिंग डोमिनेंट एंड माइनॉरिटीज ऑफ ग्रुप एंड रिलेटेड इशूज़। तो इसकी हिंदी क्या होगी, प्रचलित असमानता की प्रकृति और रूप, प्रमुख अल्पसंख्यक समूह और संबंधित मुद्दे। तो इसमें सबसे पहले जाति और वर्ग असमानता आती है, उच्च जाति और गरीब वर्ग के बच्चों के बीच शिक्षा के अवसर में अंतर, ठीक है। लिंग असमानता, लड़कियों को शिक्षा के अवसरों में कमी, विशेष ग्रामीण क्षेत्रों में,
ठीक है। आर्थिक असमानता होती थी, गरीब बच्चों के पास स्कूल की फीस, किताबें आदि के लिए पैसे नहीं होते थे, संसाधन नहीं होते थे। भाषाई और संस्कृति असमानता, विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बच्चों को समान शिक्षा प्राप्त करने में दिक्कतें होती हैं। ठीक है। विकलांगता, विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का अभाव, तो ये सारे मुद्दे होते थे। प्रमुख और अल्पसंख्यक समूह, प्रमुख समूह उच्च जाति, उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग और पुरुषों का समूह जिन्हें शिक्षा को बेहतर अवसर मिलते थे। मतलब सबसे ज़्यादा उच्च जाति के लोग, जो उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के लोग होते थे या पुरुष समूह होते थे, सिर्फ उन्हीं को शिक्षा के बेहतर अवसर मिलते थे। अल्पसंख्यक समूह जो होता था, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, विकलांग व्यक्ति आदि जो शैक्षिक अवसरों से वंचित रहते थे। अब इसमें समस्याएं क्या उत्पन्न होती थी? तो शिक्षा में असमानता, विभिन्न समूहों के बीच शिक्षा के अवसरों में भारी असमानता, संविधान का सही क्रियान्वयन न होना, समानता के अधिकारों का पालन सुनिश्चित करने में कठिनाई, शिक्षा की गुणवत्ता, सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर, खासकर गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती थी। 3.5 है इनक्वालिटी इन स्कूलिंग, पब्लिक, प्राइवेट स्कूल, रूरल, अर्बन स्कूल, सिंगल टीचर स्कूल एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इनक्वालिटी इन स्कूल सिस्टम। इसमें इनक्वालिटी इन स्कूलिंग देखते हैं सबसे पहले, इसकी हिंदी समझ में आ जाएगी। इनक्वालिटी इन स्कूलिंग का मतलब विद्यालयी असमानता। पॉइंट पड़े हुए हैं तो आप देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें सार्वजनिक निजी विद्यालय, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक वर्सेस प्राइवेट स्कूल। तो इसमें सार्वजनिक विद्यालय जो है वो क्या है? सरकारी विद्यालय में अक्सर बुनियादी सुविधाओं और शिक्षकों की कमी, कम गुणवत्ता वाली शिक्षा होती है। ये विद्यालय गरीब और निम्न वर्ग बच्चों के लिए होते हैं। और निजी विद्यालय जो होते हैं, अभी की बात ले लें तो जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें कोई पढ़ना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसमें जो लोगों को लगता है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो वहाँ पर गरीब और निम्न वर्ग के बच्चे ही पढ़ते हैं, उनको लगता है। निजी विद्यालय यानी कि प्राइवेट स्कूल जो हैं, निजी विद्यालय में बेहतर सुविधाएं होती हैं, प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा होती है, लेकिन ये अधिक शुल्क वसूलते हैं। मतलब इनकी जो फीस होती है वो जो गरीब बच्चे होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो जिससे केवल समृद्ध वर्ग के बच्चे ही इसका लाभ उठा पाते हैं। जो मतलब जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी होती है वही इनका लाभ उठा पाते हैं। नेक्स्ट है असमानता, निजी और सार्वजनिक विद्यालयों के बीच संसाधनों, सुविधाओं और शिक्षा की गुणवत्ता में बड़ा अंतर है, जिसमें समान शिक्षा के अवसर नहीं मिलते। ठीक है, मतलब असमानता होती है जहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ग्रामीण और शहरी विद्यालय, रूरल वर्सेस अर्बन स्कूल। तो यहाँ पर शहरी विद्यालय जो हैं वहाँ पर सुविधाएं अच्छी होती हैं, आधुनिक तकनीक होती हैं, नई नई मतलब टेक्नोलॉजी होती है, बेहतर शिक्षक होते हैं, शिक्षा के स्तर और संसाधनों की कोई कमी नहीं होती। लेकिन जो ग्रामीण विद्यालय होते हैं वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलों की कमी होती है बहुत ज़्यादा। बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पर स्कूल ही नहीं होते, सुविधाओं का अभाव होता है, शिक्षकों की भी कमी होती है। यहाँ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में बहुत समस्याएं आती हैं। और इसमें असमानता क्या होती है? शहरी और ग्रामीण स्कूलों में संसाधन, गुणवत्ता और अवसरों के बीच भारी अंतर होता है, जो ग्रामीण बच्चों के विकास में काफ़ी बाधाएं या रुकावट डालती हैं। नेक्स्ट है सिंगल टीचर स्कूल, एकल शिक्षा विद्यालय। इसकी संरचना कैसी होती है वो देखते हैं। तो कुछ विद्यालय में केवल एक ही शिक्षक होता है जो सभी कक्षाओं और विषय को पढ़ाता है। ये समस्या छोटे गांवों और दूर दराज क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है। इसमें समस्याएं क्या होती हैं? एक शिक्षक का कक्षा में सभी बच्चों को ध्यान रखना, विविध विषयों को पढ़ाना और शिक्षण की गुणवत्ता बनाए रखना कठिन होता है, क्योंकि एक ही टीचर से पढ़ के लोग बोर भी हो जाते हैं। एक ही सब्जेक्ट को मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट को एक टीचर को पढ़ाने में काफ़ी समस्या आती है। असमानता क्या होती है? ये स्कूल प्रणाली बच्चों को समग्र और गुणात्मक शिक्षा प्रदान नहीं कर पाती, जिससे शिक्षा में असमानता बनी रहती है। नेक्स्ट, अन्य प्रकार की असमानताएं, अदर फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटीज इन द स्कूल सिस्टम। ठीक है, तो भौतिक असमानताएं, विद्यालय में पर्याप्त कक्षाएं, बैठने की व्यवस्था,
अन्य प्रकार की असमानताएं, अदर फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन द स्कूल सिस्टम। तो इसमें भौतिक असमानताएं, विद्यालयों में प्राप्त कक्षा में बैठने की व्यवस्था, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला और अन्य सुविधाओं की कमी होती है। शिक्षकों की कमी, जहाँ पर शिक्षक नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। भाषाई असमानताएं होती हैं, विभिन्न विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि वाले बच्चे होते हैं, मतलब अलग अलग राज्य या अलग अलग जगहों से आते हैं, तो वहाँ की भाषाएं सेम नहीं होती, अलग होती हैं, तो शिक्षण विधियाँ उसके लिए अनुकूल नहीं होती सॉरी, जिससे शिक्षा में असमानता होती है। लिंग असमानता, लड़कियों के लिए शिक्षा के अवसरों में कमी, सामाजिक बाधाएं। अभी अगर न्यू वो देखें तो गर्ल्स का फिर हो गया, लेकिन ट्रांसजेंडर के लिए काफ़ी दिक्कत होती है एजुकेशन में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को स्कूल भेजने के मामलों में असमानता होती है। अब देखते हैं 4 मॉड्यूल जो है ये है मॉड्यूल 4 एजुकेशन कमीशन एंड पॉलिसी। इसमें हमें एजुकेशन कमीशन और पॉलिसी पढ़नी है। तो 4.1 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑन एजुकेशन दैट रिफ्लेक्ट नेशनल आइडियल्स, इक्वालिटी, लिबर्टी, सेकुलरिज्म एंड सोशल जस्टिस। तो सबसे पहले शिक्षा पर संवैधानिक प्रावधान जो राष्ट्रीय आदर्शों, समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय को प्रतिबिंबित करते हैं, ये इसका मतलब है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं समानता, इक्वालिटी। आर्टिकल 14 में आया कि ये अनुच्छेद जो है सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है और किसी भी भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब कोई भी किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समानता का अधिकार है। आर्टिकल 15 जो आया इसमें जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव से बचने की बात की गई है, जो शिक्षा के समान अवसर सुनिश्चित करता है। ठीक है, इसमें कोई भी जाति, लिंग या किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा और सभी को इक्वल एजुकेशन मिलेगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 21A, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, जिसमें सभी बच्चों को समान शैक्षिक अवसर मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लिबर्टी, स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 में ये नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विचार व्यक्ति का अधिकार देता है, मतलब वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं, उनको ये अधिकार दिया गया, जिससे वे अपने विचारों और दृष्टिकोणों के आधार पर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आर्टिकल 29 और 30 में अल्पसंख्यक और समुदायों को अपनी संस्कृति, भाषा, धर्म को बचाने और उनकी शिक्षा के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखते हैं धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। आर्टिकल 28 जो है ये अनुच्छेद शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है, जिससे भारत में धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित होती है। सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, मतलब कोई भी धर्मनिरपेक्षता, मतलब यहाँ धर्म का कोई विरोध नहीं करेगा, कोई भी मतलब किसी भी धर्म को चूज कर सकता है, कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाएगा। तो सरकारी स्कूलों में कोई भी धार्मिक एजुकेशन इसीलिए नहीं दी जाती है। तो आर्टिकल 30 जो है अल्पसंख्यक संस्थानों को धार्मिक विचारों के अनुसार शिक्षा संचालित करने का अधिकार देता है। जो अल्पसंख्यक संस्थान हैं, जैसे मदरसा है और ऐसे बहुत सारे वो हैं, लेकिन ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखता है। यहाँ पर भी धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है 28 वो बनाए रखता है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी किसी के साथ। नेक्स्ट है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। आर्टिकल 46 है, ये अनुच्छेद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान करता है, ताकि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से समृद्ध हो सके। ठीक है, जो यहाँ पर SC और ST हैं या पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको भी इक्वल एजुकेशन का अधिकार प्राप्त है 46 आर्टिकल के हिसाब से। आर्टिकल 15(4) और 15(5) मतलब 15(4) और 15(5) ये विशेष रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर सुनिश्चित करता है, जैसे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियां, मतलब जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं उनको, जैसे कि SC और ST। नेक्स्ट है 4.2
नेशनल कमीशन एंड पॉलिसीज, कोठारी कमीशन 1964, NEP एंड POA 1986 एंड 1992, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रीय आयोग और नीतियाँ। सबसे पहला है कोठारी कमीशन, 1964 में आया। सृजन क्या है इसका? ये आयोग जो है 1964 में स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? भारतीय शिक्षा प्रणाली में समीक्षा और सुधार के उपाय सुझाना। इसमें सिफारिशें क्या की गई? शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्ति ही नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक विकास भी होना चाहिए। मतलब एजुकेशन सिर्फ ज्ञान प्राप्ति नहीं होनी चाहिए बल्कि सामाजिक और मानसिक विकास भी होना चाहिए। मूलभूत शिक्षा, आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और मुफ्त बनाने की सिफारिश की। राष्ट्रीय एकता, शिक्षा को राष्ट्रीय एकता और समरसता के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। मतलब एजुकेशन अगर है तो यूनिटी हो सकती है। शिक्षक प्रशिक्षण और उनकी गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। पाठ्यक्रम सुधार शिक्षा में सुधार और सभी स्तरों पर समान अवसर प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन की सिफारिश की। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, NEP 1986 और POA। वैसे इसकी फुल वीडियो पढ़िए तो आप देख सकते हैं। NEP 1986 जो है इसका सृजन, ये नीति 1986 में लागू की गई थी। शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए बनाई गई थी। इसमें सिफारिशें क्या थी? शिक्षा में समानता लाई जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, राष्ट्रीय एकता और समरसता हो। इसमें नीति भारत और विभिन्न सामाजिक वर्गों की शिक्षा के समान अवसर देने की आवश्यकता को, मतलब जितने भी सामाजिक वर्ग हैं, पिछड़े, ST SC, अल्पसंख्यक या जितने भी हैं, सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। आधिकारिक भाषा, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व को स्वीकार करते हुए बहुभाषीय शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया 1986 में। POA 1992 में इसका जो सारांश है, ये शिक्षा नीति 1986 की कार्यान्वयन योजना थी। मतलब जो 1986 में हमने NEP पढ़ी उसका प्लान ऑफ एक्शन, POA का फुल फॉर्म है प्लान ऑफ एक्शन था ये, ठीक है, जो 1992 में लागू किया गया। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कार्य किए गए, जिसमें सिफारिशें क्या थी? शिक्षा का विस्तार, स्कूलों में विभिन्न क्षेत्रों में स्कूलों का विस्तार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता। मतलब जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर स्कूल हों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। समानता और समावेशिता, कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष उपायों की योजना बनाई गई। थर्ड है विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006। सृजन, विकलांग व्यक्तियों के लिए ये नीति 2006 में बनाई गई, जिसका उद्देश्य विकलांगता वाले व्यक्तियों को शिक्षा और अन्य अवसरों की समानता प्रदान की गई थी। जो 2006 में नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी बनाई गई। तो इसमें क्या था कि मतलब सबको एजुकेशन मिले और समान अवसर मिले, ठीक है, जितने भी डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको एजुकेशन और समान अवसर मिले। सिफारिशें क्या की गई थी? समावेशी शिक्षा को लागू किया जाए, विकलांग बच्चों के लिए मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली में समावेशन सुनिश्चित करना। शारीरिक और मानसिक विकास, विकलांग व्यक्तियों की शारीरिक और मानसिक विकास के लिए विशेष शिक्षा प्रशिक्षण और सहायता देने की योजना। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, मतलब जितना सबको अधिकार है वैसे ही डिसेबल्ड व्यक्तियों को भी अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उनको समान अवसर प्रदान करना। शैक्षिक संस्थानों और सुविधाएं, विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष स्कूलों और संस्थानों की स्थापना और मौजूदा स्कूल में आवश्यक सुविधाओं का निर्माण। मतलब स्कूल की स्थापना भी करवाई गई, स्पेशल स्कूल्स, और उसके अलावा जो भी स्कूल थे वो पहले एडमिशन नहीं देते थे तो वहाँ पर भी सुविधाओं का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है 4.3। 4.3 है नेशनल एक्ट, RCI एक्ट, यहाँ पर है नेशनल एक्ट, RCI एक्ट 1992, PWD एक्ट 1995, NT एक्ट 1999, RTE एक्ट 2009 एंड 2012। तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय अधिनियम, नेशनल एक्ट, RCI एक्ट 1992। पूरा नाम इसका क्या है? RCI का रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ
इंडिया जो 1992 में आया, इसका उद्देश्य क्या था? विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास और उन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण और सहायक सेवाएं प्रदान करने के लिए नियामक संस्था की स्थापना। मतलब जो भी डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, उन्हें एजुकेशन और ट्रेनिंग देने के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करना। मुख्य बिंदु विकलांगता में जुड़े पेशेवर, मतलब जैसे यहाँ पर शिक्षक, चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक से प्रशिक्षण और मान्यता देने की जिम्मेदारी, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज बनाने की, डिग्रियां देने की जिम्मेदारी। विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना, पुनर्वास और सहायक सेवाओं की सुनिश्चितता के लिए नीति और दिशा निर्देश का निर्माण। नेक्स्ट है PWD अधिनियम, पर्सन विथ, जिसका पूरा नाम है पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1995। इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी, फुल्ली पार्टिसिपेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट भी जोड़ा है। ठीक है, उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना। तो मुख्य बिंदु जो है इसका क्या है? विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना, जैसे एजुकेशन हो सकता है, रोजगार हो सकता है, परिवहन हो सकता है, सार्वजनिक सेवाओं में भागीदारी। दूसरा जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माण। ठीक है, विकलांग व्यक्तियों की पहचान, पुनर्वास, सेवाओं के बारे में दिशा निर्देश प्रदान करना, ये PWD में आया। विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष स्कूल और संस्थानों की स्थापना, ये PWD एक्ट 1995 में दिया गया, उसके मुख्य बिंदु थे। नेक्स्ट है RTE अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और 2012। तो इसमें इसका उद्देश्य क्या था? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना। अब इसके मुख्य बिंदु जो हैं, इसमें निजी स्कूलों में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित करना, शिक्षा में सुधार और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि, स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं और अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दिशा में कदम। 2012 में संशोधन हुआ था, जो 2009 में आया था, उसमें 2012 में संशोधन हुआ था। विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा में विशेष प्रावधान, जिसमें समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई थी। नेक्स्ट है 4.4 प्रोग्राम एंड स्कीम, IEDC 1974 और 1983, SSA 2000 and 2011, RMSA 2009, IEDSS 2009। तो सबसे पहले प्रोग्राम एंड स्कीम देखते हैं। IEDC जो 1974 और 1983 में आया, इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। IEDC का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। का उद्देश्य क्या है? विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूलों में शिक्षा देने के लिए समावेशी शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत। ठीक है, अब मुख्य बिंदु इसमें क्या है? विकलांग बच्चों को शिक्षा के समान अवसर देना, उन्हें सामान्य बच्चों की साथ शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, सरकार द्वारा विकलांग बच्चों के लिए सुविधाओं और विशेष सुविधाएं और सहायता प्रदान करना। IEDC जो 1983 में हुआ, सुधार क्या हुआ इसमें? 1983 में सुधार हुआ, विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा और पुनर्वास सुविधाओं का विस्तार किया गया। इसमें मुख्य बिंदु जोड़ा गया, विकलांग बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने की प्रक्रिया को और भी मजबूत किया जाए। इसके जो बुनियादी ढांचे हैं, शैक्षिक सामग्री और प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए विशेष उपाय किए गए थे इसमें। नेक्स्ट है SSA 2000 और 2011। तो SSA का फुल फॉर्म है सर्व शिक्षा अभियान, जो 2000 में आया। उद्देश्य इसका जो उद्देश्य था वो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन और उनकी गुणवत्ता में सुधार, मतलब सभी के लिए शिक्षा, यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब सभी के लिए, और उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में मतलब परिवर्तन किया जाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में क्वालिटी लाई जाए। मुख्य बिंदु क्या है? सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं का सुधार, स्कूलों के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। SSA 2011 में 2011 में क्या हुआ? सुधार हुआ, जिसमें SSA योजना के अंतर्गत विकलांग बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के अवसर में सुधार किया गया, जिसमें मुख्य बिंदु समावेशी शिक्षा जोड़ा गया। विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा में समावेश करना,
गुणवत्ता में सुधार करने की बात करी गई और शिक्षक प्रशिक्षण मतलब शिक्षकों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण और सुधार करने की बात की गई। फिर है इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड पॉलिसीज़। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड पॉलिसीज़ जो है, एक सेकेंड, ये नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है 4.5 इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड पॉलिसीज, सलामांका डिक्लेरेशन एंड फ्रेमवर्क 1994, UNCRPD 2006, MDG 2015, इंचियोन स्ट्रैटेजी। तो इसमें थोड़ा सा मतलब मैंने इसमें मेंशन नहीं करा, शायद मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन इसमें दिया हुआ है। ये 4.5 है, तो इसमें इसका पूरा वो नोट्स तो सारे हैं, बट इसमें मैंने पॉइंट मेंशन करना मैं भूल गई हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। 4.5 इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड पॉलिसी, सलामांका डिक्लेरेशन एंड फ्रेमवर्क 1994, UNCRPD 2006, MDG 2015, इंचियोन स्ट्रैटेजी, INCHEON स्ट्रैटेजी। तो आप जब भी इस टॉपिक को मतलब A2 का पेपर कवर कर रहे हो तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए सबसे पहली बात, और कॉपी होनी चाहिए। सिलेबस अगर आपके पास है तो आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड पॉलिसीज जो है, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और नीतियाँ। तो सबसे पहले सलामांका और डिक्लेरेशन एंड फ्रेमवर्क है 1994, सलामांका घोषणा और रूपरेखा हिंदी है। ये कब आया? सलामांका घोषणा जो है 1994 में स्पेन में के सलामांका शहर में आयोजित विश्व सम्मेलन ऑन स्पेशल नीड्स ऑफ एजुकेशन द्वारा अपनाई गई। स्पेशल नीड्स ऑफ एजुकेशन मतलब जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता की शिक्षा द्वारा अपनाई गई थी, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, ये सुनिश्चित करना कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे को समान शिक्षा प्राप्त हो सके, ठीक है। इसका जो मुख्य बिंदु है, सभी बच्चों को एक ही कक्षा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली में समाहित करना और शिक्षा के भेदभाव को समाप्त करना और समावेशी वातावरण प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। MDGs क्या है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2000 में तय किए गए थे। कब आए थे? 2000 में, जिसमें 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, जिसका उद्देश्य 2015 तक वैश्विक गरीबी और असमानता को कम करना। अब यही जो 2015 से लागू हुआ SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें 17 गोल है और जो 2030 तक कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो ये MDG है, अभी SDG चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। क्या चल रहा है? SDG 2015 के बाद, ठीक है, जो कब तक पूरा करना है? 2030 तक कंप्लीट करना है। अभी चल रहा था, पहले का ये MDG है जो 2000 से 2015 तक था। इसका उद्देश्य क्या था? शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और पर्यावरण में सुधार के माध्यम से विकासशील देशों में सामाजिक आर्थिक सुधार। अब इसमें मुख्य बिंदु इसके क्या है? तो इसमें शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा को सुनिश्चित करना और लैंगिक समानता को बढ़ाना, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास, गरीबी को समाप्त करना, पर्यावरण स्थिरता को बढ़ाना, समाज में समावेशिता लाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। INCHEON स्ट्रैटेजी 2015, ठीक है। तो इसमें इस इंचियोन स्ट्रैटेजी जो है 2015 में दक्षिण कोरिया में इंचियोन शहर में दुनिया भर की शिक्षा के लिए 2030 एजेंडा पर आधारित थी। उद्देश्य क्या है? शिक्षा में समावेशिता और गुणवत्ता को बढ़ावा देने और 2030 तक सभी के लिए शिक्षा के अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। कब तक? 2030 तक, ठीक है। मुख्य बिंदु क्या है इसका? समान अवसर, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, डिफरेंट स्पेशल नीड वाले बच्चे हो या फिर लड़कियां हो, पिछड़ा क्षेत्र हो, शिक्षा के अवसरों का हर जगह पर विस्तार होना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता मतलब शिक्षा में सुधार और उसमें गुणवत्ता आनी चाहिए। समावेशिता, एक ऐसा वर्ग मतलब शिक्षा के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करना जहाँ पर इंक्लूजन हो, ठीक है।
आ जाते हैं 5 मॉड्यूल पे। 5 मॉड्यूल जो है इशूज़ एंड ट्रेंड्स इन एजुकेशन, इशूज़ एंड ट्रेंड्स ऑफ एजुकेशन। 5.1 है चैलेंज ऑफ एजुकेशन फ्रॉम स्कूल्स टू सीनियर सेकेंडरी। तो प्री स्कूल के विभिन्न स्तरों में चुनौतियाँ, प्री स्कूल को लेकर सीनियर सेकेंडरी तक। अब इसमें प्री स्कूल जो है इसमें चुनौतियाँ क्या हैं? शिक्षकों की गुणवत्ता, प्री स्कूल में प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों की कमी, ठीक है। संसाधनों की कमी मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल या सामग्री, खेल सामग्री का अभाव। समावेशिता की कमी, विकलांग बच्चों के लिए समावेशी स्कूल का अभाव। अवधारणा की कमी, माता पिता और समाज में प्री स्कूल शिक्षा के महत्व को लेकर जागरूकता की कमी, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन में क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं? समान अवसर का अभाव, शिक्षा का अभाव, संसाधन की कमी और शिक्षा में गुणवत्ता, ये सारी इसमें भी हो सकती हैं। माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन में चुनौतियाँ क्या? स्कूल में असमानता, मतलब सरकारी निजी स्कूलों के बीच संसाधन और सुविधाओं में बड़ा अंतर होता है। माध्यमिक शिक्षा का रुझान, छात्र का माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने में रुचि का अभाव विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हो जाता है। विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा, विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की कमी होती है। फिर आता है सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ पर चुनौतियाँ क्या होती हैं? कॉलेज और विश्वविद्यालयों में प्रवेश, उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश की प्रक्रिया में भेदभाव और जटिलताएं होती काफ़ी। सामाजिक और आर्थिक दबाव, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा पूरी करने में सामाजिक और आर्थिक दबाव होता है। प्रारंभिक शिक्षा पद्धतियाँ, मतलब जो प्रारंभिक शिक्षण मेथड होते हैं वो हमेशा चलते आ रहे थे। छात्रों को जीवन कौशल और तकनीकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने में कमी होती है। करियर मार्गदर्शन, विद्यार्थियों को इस लेवल पे ये नहीं पता होता है कि डायरेक्शन क्या चूज़ करना चाहिए, तो काफ़ी दिक्कत आती है, तब भी एक चैलेंज होता है। 5.2 है इंक्लूसिव एजुकेशन एज अ राइट बेस्ड मॉडल। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा का अधिकारित मॉडल। समावेशी शिक्षा का मतलब सभी बच्चों, चाहे वह सामान्य हो या विकलांग, को समान अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि वे एक साथ सामान्य स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर सकें, ठीक है। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो हर बच्चों में विशेषताओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान करती है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? एक स्कूल में जहाँ पर सामान्य और डिसेबल्ड दोनों प्रकार के बच्चों को, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और दोनों की ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाए, दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अधिकार आधारित मॉडल का सिद्धांत क्या है? तो इसमें सबसे पहले तो समान अधिकार, ठीक है। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को समान अधिकार प्राप्त होता है, ये उनका मौलिक अधिकार है, ठीक है। ये किसी के भी भेदभाव के बिना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। समाज में समानता, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य समाज में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा देना, जिसमें सभी बच्चों को समान स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर सके, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ हो, मतलब कुछ भी हो, अलग हो, जैसे मतलब डिफरेंट कास्ट हो, डिफरेंट कल्चर हो, डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड हो, तो कोई भी हो। संवैधानिक प्रावधान, भारतीय स्कूलों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत जैसे कि UNCRPD विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। अब समावेशी शिक्षा के लाभ क्या हैं? समान अवसर मिलते हैं सबको, कौशल सब में विकसित होते हैं क्योंकि टीम वर्क होता है, सामाजिक कौशल विकसित होते हैं, नैतिक विकास होता है क्योंकि समावेशी शिक्षा में बच्चों में विविधता को स्वीकार करने की भावना विकसित होती है। समावेशी शिक्षा के मुख्य तत्व क्या है? व्यक्तिगत समर्थन, व्यक्तिगत समर्थन मतलब बच्चों की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको ध्यान में रखा जाता है, अनुकूलन किया जाता है। अगर उन्हें कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो एजुकेशन सिस्टम और इन्वायरमेंट को चेंज किया जाता है बच्चों की आवश्यकता के अनुसार। संसाधन और प्रशिक्षण, संसाधन जुटाए जाते हैं उनको और अच्छा प्रशिक्षण दिया जाता है। चुनौतियाँ क्या आती हैं? प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, जब ट्रेंड टीचर नहीं होते हैं तो दिक्कत आती, संसाधन नहीं होते हैं तो दिक्कत आती। सामाजिक रूढ़ियाँ, जैसे भेदभाव होते हैं, समझ की कमी होती है, शिक्षा में ये चीज़ें चुनौतियाँ दे जाती हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इंक्लूसिव एंड स्पेशल स्कूल। तो इसमें समावेशी और विशेष स्कूलों का पूरक क्या होता है? समावेशी स्कूल जो है, आपको पता है कि समावेशी स्कूल क्या है? इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पर डिसेबल्ड और नॉर्मल बच्चे एक साथ पढ़ते हैं और दोनों को समान अवसर और
एडॉप्टेशन किया जाता है उनके साथ, ताकि उनको एक साथ शिक्षा मिल सके। ठीक है, तो इसका मुख्य बिंदु क्या है? सभी बच्चों के लिए समान अवसर, अनुकूलन, सामाजिक समावेश। सभी बच्चों के लिए समान अवसर मतलब समावेशी स्कूल में विकलांग बच्चों के लिए भी समान शिक्षा की व्यवस्था होती है। अनुकूलन क्या होता है? जो भी एजुकेशन सिस्टम होते हैं, जो टीचिंग मेथड होते हैं, जो रिसोर्स होते हैं, संसाधन होते हैं, उनमें विशेष ज़रूरतों के अनुसार उनको डिज़ाइन किया जाता है। सामाजिक समावेश क्या होता है? सामाजिक शिक्षा में बच्चों में सहिष्णुता और विविधता को समझने के अवसर, जो उनकी कमी, अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, उनको समझने की शक्ति प्राप्त होती है। स्पेशल स्कूल, स्पेशल स्कूल क्या होता है? विशेष स्कूल वह होते हैं जो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए होते हैं, जैसे कि विकलांग बच्चे, मानसिक मंदता, सुनने या बोलने में समस्या। तो इसमें मुख्य बिंदु क्या होती है? विशेष सुविधाएं और प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें निजी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि एक ही स्पेशलाइजेशन के बच्चे होते हैं, उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतों को ध्यान रखा जाता है। कठिन परिस्थितियाँ, ये स्कूल उन बच्चों के लिए आदर्श होते हैं जो सामान्य स्कूल में समावेशी शिक्षा में कठिन हो सकते हैं, मतलब जो जनरल एजुकेशन या इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं ले सकते उनके लिए। समावेशी और विशेष स्कूलों का पूरक संबंध, पूरक भूमिका। समावेशी और विशेष स्कूलों में दोनों का उद्देश्य विकलांग और समान बच्चों को शिक्षा देना है, लेकिन उनका दृष्टिकोण और विधियाँ अलग अलग होती हैं दोनों में। समावेशी स्कूल समान शिक्षा के माहौल में विकलांग बच्चों को शामिल करते हैं, जबकि विशेष स्कूल में बच्चों की विशिष्ट ज़रूरतों के अनुसार उन्हें विशेष वातावरण और शिक्षा प्रदान की जाती है। समान स्कूल में अगर बच्चों को शामिल करते हैं, बट वहाँ पे वो चीज़ें नहीं होती जो स्पेशल स्कूल में होती। स्पेशल स्कूल में क्या करते हैं? जैसे बच्चे की नीड होती है उसके अनुसार इन्वायरमेंट और उन्हें एजुकेशन टीचिंग मेथड के हिसाब से उनको पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है समान उद्देश्य। दोनों प्रकार के स्कूलों का लक्ष्य बच्चों के समग्र विकास और समाज में उनकी समान भागीदारी को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है समय और स्थिति के अनुसार चयन। कुछ बच्चों के लिए समावेशी स्कूल अधिक उपयुक्त होते हैं, जबकि कुछ को विशेष स्कूलों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब 5.4 है लैंग्वेज इशूज़ इन एजुकेशन, मतलब शिक्षा में भाषा से संबंधित समस्याएं। लैंग्वेज इशूज़ इन एजुकेशन, तो भाषाई विविधता भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जिससे शिक्षा के दौरान भाषा की विविधता एक बड़ी समस्या बन जाती है। ठीक है, विभिन्न, जैसे टीचर को कोई भाषा आती है, स्टूडेंट को कोई भाषा आती है, तो इसमें काफ़ी दिक्कत हो जाती है। विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं और बोलियां उपयोग में लाई जाती हैं। अब समस्या क्या आती है? बच्चों को ज़्यादा चीज़ें क्या समझ में आती हैं? उनकी मातृभाषा समझ में आती है, बट उनकी मातृभाषा से चीज़ें भिन्न होती हैं, तो उसमें कठिनाई हो सकती है, इसलिए उनको चीज़ें कम समझ में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मातृभाषा और माध्यम शिक्षा। मातृभाषा का महत्व, बच्चों के लिए मातृभाषा में शिक्षा सबसे प्रभावी होती है, क्योंकि सबसे पहले वो क्या समझते हैं? मातृभाषा समझते हैं। समस्या तब आती है जब बच्चों को मातृभाषा के बजाय एक अलग भाषा में शिक्षा दी जाती है, तो ये उनको सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए जैसे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र में मातृभाषा में शिक्षा की कमी होती है। शिक्षकों की भाषा क्षमता, समस्या क्या होती है? कई बार शिक्षकों के पास विभिन्न भाषाओं में कुशलता की कमी होती है। जैसे अभी बहुत बार मैं इंग्लिश में कोई भी वर्ड बोल दूं तो बच्चे ये बोलते हैं मैम हिंदी, तो उनको काफ़ी दिक्कत आती है। जो मतलब जिनकी पास लैंग्वेज की एक्सपोजर कम हो, उनको काफ़ी दिक्कत आती है, तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती हो जाती है। प्रभावी भाषा और नीति की कमी, भारत में शिक्षा की भाषा अक्सर स्पष्ट नहीं होती, जिससे बच्चों के लिए ये तय करना कठिन हो जाता है कि उन्हें किस भाषा में शिक्षा प्राप्त करनी है। समस्या क्या आती है? नीति स्पष्टता बच्चों के लिए अतिरिक्त मानसिक तनाव का कारण बनती है, खासकर जब भाषा की समझ में कठिनाई होती है। मतलब जब भाषा की समझ कठिनाई होती है तो उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, काफ़ी दिक्कत होती है। भाषा की संस्कृति विविधता, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृति विविधताओं के कारण बच्चों को अपनी संस्कृति पहचान के प्रति एक विशेष जुड़ाव होता है, लेकिन विद्यालयों में भाषा की समस्या के कारण बच्चों का सांस्कृतिक जुड़ाव कमज़ोर हो सकता है। मतलब जो विविधता होती है उसके लिए सांस्कृतिक जुड़ाव कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी 5.5 कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें समुदाय की सहभागिता और समुदाय आधारित शिक्षा।
तो इसमें सबसे पहले समुदाय सहभागिता जो है, समुदाय सहभागिता का मतलब है स्थानीय समुदाय के लोग शिक्षा की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हों। इसमें माता पिता, शिक्षक और स्थानीय लोग मिलकर शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? समुदाय की जिम्मेदारी, मतलब ये सुनिश्चित करता है कि समुदाय अपनी शिक्षा की व्यवस्था के प्रति जिम्मेदार महसूस करे। संसाधनों का उपयोग, समुदाय शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता और प्रबंध में मदद कर सकता है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, मतलब एजुकेशन में क्या होना चाहिए? सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और समाज में जागरूकता बढ़ा सकती है। जितना ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा उतनी ज़्यादा अवेयरनेस आएगी। समुदाय आधारित शिक्षा, कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन, तो इसमें जो परिभाषा है, समुदाय आधारित शिक्षा वो शिक्षा पद्धति है या सिस्टम है जिससे शिक्षा समुदाय के भीतर ही स्थानीय संदर्भ और ज़रूरतों के आधार पर दी जाती है। मतलब समुदाय के भीतर ही उनकी ज़रूरतों के आधार पर शिक्षा दी जाती है। अब इसमें मुख्य बिंदु क्या है? तो स्थानीय भाषा और संस्कृति, ये शिक्षा बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा और संस्कृति के अनुरूप होती हैं। ठीक है। समुदाय के सहयोग के विकास, स्थानीय शिक्षक और संसाधनों का उपयोग करते शिक्षा को बच्चों तक पहुंचाना। आर्थिक लाभ, ये मॉडल आर्थिक रूप से अधिक सस्ता और समग्र होता है क्योंकि ये समुदाय के भीतर ही चलता है। मतलब जो चीज़ें समुदाय के भीतर होती हैं वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं, आर्थिक लाभ मिलता है उन्हें। समुदाय सहभागिता और शिक्षा में उनका योगदान, समुदाय का समर्थन, जब समुदाय शिक्षा प्रक्रिया में शामिल होता तो बच्चों के लिए शिक्षा प्रति सम्मान और जागरूकता बढ़ जाती है। माता पिता की भागीदारी, माता पिता का स्कूल में सक्रिय रूप से भाग लेना बच्चों का प्रदर्शन और समग्र विकास में यानी कि संपूर्ण विकास में मदद करता है। स्थानीय संसाधन का उपयोग, स्थानीय लोग समुदाय शिक्षा के लिए आवश्यक सामग्री और अन्य संसाधनों का प्रबंध करते हैं जिससे शिक्षा का स्तर बढ़ता है। ठीक है। अच्छा, 4 है समुदाय आधारित शिक्षा के लाभ क्या है? स्थानीय संदर्भ में शिक्षा, मतलब अगर उनके कल्चर में उन्हें एजुकेशन दी जाए तो वो मतलब उससे समुदाय से जुड़े विषयों पर केंद्रित करती है। समाज में समावेशिता होती है तो वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं। स्थिरता और स्वायत्तता, स्थानीय समुदाय द्वारा शिक्षा को नियंत्रित किया जाता है जिससे शिक्षा प्रणाली अधिक स्थिर और स्वायत्त हो जाती है। कोई कन्फ्यूज़न है तो बता सकते हैं, नहीं है तो भी अच्छी बात है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है, कोई ऐसा टॉपिक है जो लगता है कि दोबारा समझाने की ज़रूरत है, तो मैं इसके लिए शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी। कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी समझा दूँ, 1-2 मिनट की वीडियो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। बाकी बने रहिए मेरे चैनल पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते रहिए। थैंक यू, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पेपर में।